रजनी जल्दी जल्दी सारे कपड़े समेटती है, रसोई में जाकर रात का खाना बनाती है और पूरे परिवार को खाना परोस देती है। कुछ देर बाद रात गहरा जाती है। घर के सभी लोग अपने अपने बिस्तर की ओर जाने लगते हैं। तभी रजनी की सौतेली माँ तेज आवाज में चिल्लाती है, ए रजनी, जल्दी कर और चढ़ जा अपने बिस्तर पर। रजनी डरते डरते दीवार में बनी छोटी सी अलमारी की तरफ देखती है, जिसे उसकी सौतेली माँ उसका बिस्तर कहती है। माँ प्लीज, आप मुझे उस अलमारी में मत सुलाइए। उसमें सोते सोते मेरी पीठ, गर्दन और पैर सब दर्द करने लगते हैं। मैं अब करवट नहीं बदल पाती, मुझे नीचे चटाई बिछाकर सो जाने दीजिए। अरे चुप, एक शब्द और नहीं, जितना कहा है उतना कर। आज चटाई पर सोएगी और फिर कल बिस्तर मांगेगी। उसके बाद अलग कमरा। तेरे नखरे दिन ब दिन बढ़ते चले जाएंगे। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी जगह चाहिए। एक शब्द और बोला ना तो आज अलमारी भी नसीब नहीं होगी। बाहर बरामदे में बंद कर दूंगी और अब चुपचाप अंदर घुस जा। रजनी कांपते हुए अलमारी के अंदर बैठ जाती है। वो घुटनों को सीने से लगाकर खुद को समेट लेती है। आखिर रजनी की सौतेली माँ उसे इंसानों की तरह नहीं बल्कि एक जानवरों की तरह जीने पर क्यों मजबूर करती थी? ऐसी कौन सी वजह थी कि उसे बिस्तर की जगह दीवार पर छोटी सी अलमारी में सोना पड़ता था? तो आइए कहानी शुरू से शुरू करते हैं। क्या रे, कब से गई है तू सब्जी लाने? अब इतनी देर से आई है तू सब्जी लेकर? अरे घर के बाकी काम कौन करेगा? माँ, वो मेरी सहेली कांता मिल गई थी। वो ससुराल से आई थी तो उससे बातें होने लगी थी, इसलिए देर हो गई। अच्छा, तो वहाँ बैठकर जरूर हमारी चुगली चपाती कर रही होगी और पड़ोसियों के कान भर रही होगी। नहीं माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? मैं किसी की चुगली क्यों करूँगी? मैं तो बस अपनी सहेली से बातें कर रही थी। जुबान लड़ाती है मुझसे? इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने खड़े होकर अपनी जुबान चलाए? शोभा गुस्से में आगे बढ़ती हैं और रजनी के बाल खींचते हुए उसे हॉल के अंदर लाती हैं और रजनी के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारती हैं, जिससे रजनी के हाथ से सब्जी का थैला टूट जाता है और सब्जी पूरी फर्श पर बिखर जाती है। जल्दी सब्जी उठा और दोबारा किसी से बाहर मत बातें करती दिखिए, वरना टांगे तोड़ दूंगी तेरी। रजनी रोते हुए जमीन पर बैठ जाती है और बिखरी हुई सब्जियां समेटने लगती है। तभी उसका भाई अपने कमरे से बाहर लॉन में आता है और रजनी को रोता हुआ देखकर गुस्सा करते हुए कहता है, अरे क्यों हल्ला मचा रखा है तूने सुबह सुबह? शांति से बैठने भी नहीं देती। भैया, माँ ने मुझे बिना किसी गलती के बहुत मारा है। मैंने कुछ भी नहीं किया था। तू इसी लायक है और जल्दी जा, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए खाना बना। आंसू पोंछते हुए रसोई में जाती है रजनी और खाना बनाती है। वो डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती है और सभी लोग खाना खाकर हॉल में बैठते हैं। तभी बाहर से उसके पिता घर वापस आते हैं, जो अक्सर बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहते हैं। अरे पापा, आप आ गए? हाँ बेटी, बिजनेस के काम से बाहर रहता हूँ तो समय का पता ही नहीं चलता। आज बहुत दिनों के बाद घर वापस लौटा हूँ। राकेश अपने बैग से एक छोटा सा डब्बा निकालकर रजनी को देते हुए, अरे ये लो बेटी, मैं शहर से तुम्हारे लिए ये चूड़ियाँ ड्रेस लाया था। शोभा, ये कुछ चीजें तुम्हारे और राहुल के लिए भी लाया हूँ। शोभा उसके हाथों में चूड़ियाँ और ड्रेस छीनते हुए, तुझे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, समझी ना? ये ड्रेस और चूड़ियाँ तेरे किसी काम की नहीं है। सुन लीजिए आप भी, आपको इसके लिए कुछ लाने की कोई जरूरत नहीं, जो घर में है वही बहुत है। माँ, ये तो पापा मेरे लिए इतनी खुशी से लेकर आए हैं, प्लीज मुझसे मत छीनो इसे। ये सुनकर शोभा उसे एक थप्पड़ लगाती है। रजनी अपने पिता की तरफ देखती है, लेकिन राकेश अपनी पत्नी के डर से कुछ नहीं कह पाता और अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। रजनी की माँ का उस पर जुल्म बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन रजनी आंगन में बैठकर कपड़े धो रही है। तभी शोभा चादरों का एक बड़ा सा बंडल लाकर उसे देते हुए कहती है, जल्दी जल्दी कपड़े धो, कामचोर कहीं की रजनी। रजनी कपड़े धोकर छत पर डालती है। उसे देखकर उसकी पड़ोसन, अरे बेटा, तू तो बहुत काम करती रहती है, अरे कभी आराम भी कर लिया कर। हाँ चाची, क्या करूं, माँ काम करवाती है तो करती हूँ, काम नहीं करूंगी तो वो बहुत गुस्सा होगी। अरे चिंता मत कर बेटी,
भगवान ने चाहा तो तुझे बहुत अच्छा ससुराल मिलेगा। तुझे वहां जाकर इतना काम नहीं करना पड़ेगा। नहीं नहीं चाची, ऐसी बद्दुआ मत दो। मुझे ना कांता ने बताया था कि ससुराल वाले बहुत बुरे होते हैं। मुझे बहुत डर लगता है। तभी शोभा सीढ़ियों से छत पर आ जाती है और रजनी को माधवी से बात करते देख उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए, फिर तू पड़ोसियों से बातें करने लग गई। चल जल्दी नीचे चल और तेरे भाई को उसकी प्रेस शर्ट करके दे। जल्दी नीचे आ। रजनी तुरंत नीचे जाती है और राहुल की शर्ट प्रेस करने के लिए जैसे ही कपड़ा उठाती है वो देखती है कि उस पर कलर लग गया है। ये क्या, तूने मेरी शर्ट पर दाग लगा दिया है। माँ, माँ इधर आओ। राहुल की आवाज सुनकर शोभा वहाँ आ जाती है। अरे क्या हुआ बेटा? माँ, मुझे आज शाम को बाहर जाना था और उसने मेरी शर्ट खराब कर दी। इसने कपड़े धोए तो दाग लगा दिए। ये कोई काम ढंग से नहीं कर सकती। अभी रुक। शोभा रजनी को बहुत तेजी से पीछे की तरफ धक्का दे देती है। वो सीधे दीवार से टकरा जाती है जिससे उसकी कोहनी में चोट लग जाती है। माँ, मुझे बहुत तेज लग गई। प्लीज मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मुझसे गलती से दाग लग गया होगा। शोभा और उसका भाई उसकी परवाह किए बिना कमरे से बाहर चले जाते हैं। इस तरह रजनी पर उसकी सौतेली माँ का टॉर्चर बढ़ता ही जाता है। कुछ दिनों के बाद पड़ोस में एक शादी की पार्टी होती है। घर के सभी लोग शादी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तब रजनी अपनी माँ से, माँ मैं भी चलूंगी आपके साथ पार्टी पे, मुझे भी बाहर जाना है। कोई जरूरत नहीं, तू घर में रह और घर की रखवाली कर। तू वहाँ जाकर क्या करेगी? शोभा खुद तैयार होने लगती है और हाथ में कंघी लेकर रजनी के सामने बैठते हुए, अरे खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? ये ले कंघा और कंघी कर मेरे बालों में अच्छे से। रजनी कांपते हाथों से कंघा लेती है और शोभा के बालों में फेरने लगती है। तभी बालों की उलझन के कारण शोभा का सिर थोड़ा खिंच जाता है। शोभा रजनी को थप्पड़ मारते हुए, तूने जानबूझकर मेरे बाल खींचे? तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई? नहीं माँ, मैंने जानबूझकर नहीं खींचा। आपके बाल उलझे हुए थे इसलिए कंघा फंस गया था। रोक, तेरे बाल तो मैं खींच कर बताती हूँ कि कैसा दर्द होता है। शोभा रजनी के हाथ से कंघा छीनती है और रजनी के बालों को अपने हाथ में जकड़कर कंघे से जोर जोर से खींचने लगती है। माँ प्लीज मेरे बाल छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझसे छोटी सी गलती हुई है। रजनी की रोने की आवाज सुनकर पड़ोसन माधवी चाची दौड़कर उसके घर के अंदर आती हैं और शोभा का हाथ पकड़कर, अरे बहन, छोटी सी गलती पर इतनी सजा क्यों देती हो? अरे बच्ची है, आखिर ये भी तो तुम्हारी बेटी ही जैसी है। छोटी सी गलती? अरे माधवी बहन, ये हमेशा ही ऐसे बदतमीजी करती रहती है। इसे सिखाना मेरा काम है। अरे चलो जाने दो, हटाओ अब। बच्ची को छोड़ो और अपना गुस्सा शांत करो, पार्टी का समय हो रहा है। शोभा बड़बड़ाती हुई अपने कमरे से बाहर चली जाती है। माधवी रजनी के सिर पर हाथ फेरती है और उसे चुप कराती है। एक सुबह रजनी के पिता बिजनेस के काम से वापस लौटते हैं और हॉल में शोभा के साथ बैठकर चाय पीते हुए, अरे भाग्यवान, हमारी रजनी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़का संस्कारी है और उसका अपना काम है। अरे मैं सोच रहा हूँ कि हमें अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए। सुन लीजिए, मैं घर में फालतू के पैसे लुटाने नहीं दूंगी। हमें बहुत ही थोड़े से पैसों में और सादगी से ये शादी निपटा देनी है। फालतू का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे भाग्यवान, क्या करोगी इतने पैसे बचा के? आखिर वो हमारी इकलौती बेटी है, हमें उसकी शादी धूमधाम से करनी चाहिए। मेरी तो हमेशा से तमन्ना थी कि मेरी अपनी सगी बेटी हो। अरे मेरी तो बेटी हुई नहीं और ये आपकी बेटी है, वो भी मैं जैसे तैसे करके इतने सालों से इसे झेल रही हूँ। अरे मेरी बहू ही मेरी बेटी बनने का सपना पूरा करेगी और मैं अपने सारे पैसे उस पर लुटाऊंगी, इस लड़की पर नहीं। राकेश अपनी पत्नी शोभा के इस कड़े रुख के सामने पूरी तरह मजबूर होकर, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम जैसा कहोगी वैसा ही कर लेते हैं। कम पैसों में ये शादी पक्की कर देते हैं। शोभा मान जाती है। अगले दिन सुबह लड़के वाले
रजनी को देखने के लिए उसके घर पहुंचते हैं और रजनी की शादी नीलेश से तय हो जाती है। बीतते वक्त के साथ रजनी की शादी तय हो जाती है और रजनी विदा होकर नीलेश के घर पहुंचती है। अगले दिन सास कमला रजनी से, बेटा रजनी, आज तुम्हारी पहली रसोई है, तुम रसोई में जाओ और अपनी पसंद से जो भी अच्छा खाना बनाती हो वो जाकर बना लो। रजनी अपनी सास की बात सुनकर रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। सब्जी काटते हुए रजनी मन ही मन, अगर आज खाने में कोई कमी रह गई ना तो सासू माँ मुझे बहुत मारेंगी। रजनी बहुत ही घबराहट में चूल्हे पर सब्जी और दाल चढ़ाती है। उसके हाथ लगातार कांप रहे होते हैं। नमक का डिब्बा उठाते हुए उसका संतुलन बिगड़ जाता है और डर के मारे उसके हाथों से सब्जी में बहुत ज्यादा नमक गिर जाता है। ये तो बहुत ज्यादा नमक डल गया मुझसे, अब मैं क्या करूंगी? अगर सासू माँ को पता चला तो वो आज मेरी खाल खींच लेंगी। तभी नीलेश की छोटी बहन शीतल मुस्कुराती हुई रसोई के अंदर आकर, भाभी खाना बन गया ना? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। नहीं शीतल, वो सब्जी में थोड़ा सा। अरे भाभी, नहीं क्या? वो क्या? अरे इतना मत शर्माओ, चलो खाना बन गया है तो मैं जल्दी से सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती हूँ, सब लोग भूखे बैठे हैं। शीतल सारा खाना बाहर हॉल में डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। अरे लगता है हमारी नई बहू ने सब्जी में आज नमक कुछ ज्यादा डाल दिया है। हे भगवान, अब सासू माँ उठेंगी और सभी के सामने मुझे थप्पड़ मारेंगी। कमला खुद आके बढ़कर आती है और सब्जी चखती है और बड़े प्यार से कहती है, हाँ नमक थोड़ा ज्यादा तो हो गया है बहू, पर इसमें इतनी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पहली बार में ऐसा हो जाता है। नहीं मम्मी जी, प्लीज मत मारो, मुझे मत मारो, मुझसे ये धोखे से नमक ज्यादा हो गया है, मैं आगे से बहुत ध्यान रखूंगी, मुझे सजा मत देना। नीलेश तुरंत आगे बढ़ता है और रजनी के कांपते हुए दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ते हुए, रजनी तुम इतना घबरा क्यों रही हो? अरे तुमने सिर्फ सब्जी में नमक ही तो ज्यादा किया है, तुमने किसी का खून नहीं किया है जो इस तरह डर रही हो। वो मुझसे ना सचमुच धोखे से गिर गया था नीलेश, मेरा विश्वास करो। अरे कुछ नहीं होता बेटा, चलो कोई बात नहीं, हम बाकी की चीजें जो तुमने अच्छी बनाई है ना वो खा लेते हैं, ठीक है? नीलेश तुरंत होटल से पनीर की सब्जी ऑर्डर करते हुए बाहर से मंगा लेता है। पूरा परिवार टेबल पर बैठकर हंसते खेलते खाना खाने लगता है। अगले दिन घर में रजनी की मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी। पूरे मोहल्ले की औरतें और रिश्तेदार हॉल में आकर बैठते हैं। रजनी को देखकर औरतें कमला से बातें करते हुए, अरे कमला बहन, अरे तुम्हारी बहू तो बहुत ही सुंदर और सुशील है, इसके चेहरे की सादगी देखकर तो मेरा दिल खुश हो गया। हाँ हाँ बहन, मेरी बहू लाखों में एक है। और बेटी रजनी, जरा रसोई में जाओ और अपने हाथ से सबको अच्छी सी चाय बनाकर पिलाओ। रजनी रसोई में जाती है और चाय बनाती है और फिर वह अलमारी खोलकर बहुत ही महंगी क्रॉकरी का सेट निकालती है और वो खुद ट्रे में चाय के गिलास सजाकर हॉल की तरफ आने लगती है। तभी घबराहट और डर के मारे उसके हाथ से भारी ट्रे छूट जाती है और पूरी की पूरी कीमती क्रॉकरी जमीन पर गिरकर चूर चूर हो जाती है। ये देखकर रजनी मन ही मन में, हे भगवान, मुझसे इतनी महंगी क्रॉकरी टूट गई, अब तो सासू माँ मुझे पक्का मारेंगी। क्या हो गया बहू, तुम फर्श पर बैठकर इस तरह क्यों कांप रही हो? कहीं तुम्हें काश लग तो नहीं गया ना? माँ, मम्मी जी, मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई, ये महंगी क्रॉकरी का पूरा सेट मेरे हाथ से छूट गया और मुझे मारना मत बस। अरे कुछ नहीं होता, टूट गई तो टूट गई, कांच का सामान ही तो था बहू, बाजार से दूसरा नया ले लेंगे, तुम इसके लिए इतना डर क्यों रही हो? अपनी सास की बात सुनकर रजनी मन ही मन, ये तो आश्चर्य की बात है कि इतनी बड़ी गलती पर भी मेरी सास ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया, इन्होंने सबके सामने मुझे मारा भी नहीं, पर लगता है मेहमानों के जाने के बाद मुझे एक ही साथ बहुत बड़ी मार पड़ेगी। तभी शीतल वहाँ आती है और ये सब देखकर सब कुछ समझ जाती है। फिर रसोई में जाकर चाय बनाकर लाती है और अपनी भाभी के हाथों में दे देती है। रजनी मेहमानों को चाय देती है। कमला अपनी सहेलियों के सामने बड़े गर्व से मुस्कुराते हुए, मेरी बहू बहुत अच्छी है,
मुझे तो अपनी इस बहू पर बहुत गर्व है। अपनी ऐसी तारीफ सुनकर रजनी के चेहरे पर पहली बार एक सच्ची खुशी आ जाती है। इस तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक शाम नीलेश ऑफिस से घर आता है और सबको हॉल में बुलाकर, माँ, पिताजी, सुनो सब लोग, आज वीकेंड है, चलो आज हम आप सबको बाहर घुमा कर लेकर आता हूँ। सब लोग जल्दी से अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर रेडी हो जाओ। पूरा परिवार बहुत खुश होकर तैयार होता है। वो बाहर घूमने जाते हैं। वो शहर के एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाते हैं। तभी नीलेश रजनी से, रजनी, तुम जो चाहो अपनी पसंद से कुछ भी मंगवा सकती हो। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने इतना सब कुछ तो मंगवा लिया है, मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। सभी लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सब लोग रेस्टोरेंट से बाहर पैदल फुटपाथ पर चल रहे होते हैं। तभी रजनी का पैर गलती से आगे चल रही उसकी सास कमला की साड़ी के पल्लू पर पड़ जाता है। तभी रजनी घबराकर वहीं जगह पर थम जाती है और बुरी तरह सहम जाती है। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा पैर आपकी साड़ी पर आ गया था। मुझे पता है अब आप मुझे बहुत मारेंगी, पर मेरी नीयत खराब नहीं थी। अरे कुछ नहीं होता बहू, साड़ी का पल्ला ही तो था, इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। साड़ियाँ तो आती जाती रहती हैं, तुम्हारी सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। रजनी अपनी सास का ये रूप देखकर दंग रह जाती है। गाड़ी से घर वापस आते समय वो खिड़की से बाहर देखते हुए मन ही मन, मेरे ससुराल वाले सचमुच बहुत अच्छे हैं। मायके में सौतेली माँ मुझे हर बात पर प्रताड़ित करती थी, पर यहाँ तो सब मुझे कितना प्यार करते हैं। मैं व्यर्थ में ही इनसे इतना डर रही थी। अगली सुबह नीलेश बेडरूम में आता है और काम कर रही रजनी से, रजनी सुनो, आज मेरे दोस्तों ने कहा है कि मैं अपने घर पर खाना बनवा कर उनके लिए लेकर आऊं और तुम उनके लिए अच्छा सा खाना बना देना। मुझे टिफिन खिलाना है उन्हें। हाँ नीलेश, अभी रसोई में जाकर आपके दोस्तों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट पकवान पैक करके तैयार कर देती हूँ। रजनी रसोई में खाना बनाने लगती है। तभी अचानक बेडरूम से कमला की आवाज आती है, बेटा रजनी, जरा मेरे कमरे में आकर देखना, मेरा चश्मा कहाँ रखा है, मुझे मिल नहीं रहा है। रजनी जैसे ही अपनी सास की मदद के लिए कमरे की तरफ जाती है, तभी रसोई की दीवार से एक बड़ी सी छिपकली सीधे खुले हुए टिफिन के डिब्बे के अंदर गिर जाती है। रजनी वापस आती है और बिना देखे टिफिन का ढक्कन पूरी तरह पैक कर देती है। नीलेश वो टिफिन लेकर ऑफिस चला जाता है और शाम को जब ऑफिस में दोस्तों के सामने टिफिन खोलता है तो अंदर मरी हुई छिपकली देखकर उसके दोस्त मजाक उड़ाते हुए, अरे भाई, तूने सच कहा था कि तेरी पत्नी बहुत टेस्टी खाना बनाती है, लेकिन ये छिपकली वाला खाना खाकर हमें तो अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। रात को नीलेश घर लौटता है। पूरा परिवार हॉल में बैठा है। नीलेश सबको दोपहर का पूरा वाक्या हंसते हुए सुनाने लगता है। रजनी ये सुनते ही डर के मारे रोते हुए, नीलेश प्लीज मुझे मारना मत, वो छिपकली मैंने जानबूझकर टिफिन में नहीं गिराई थी, मैं तो मम्मी का चश्मा ढूंढने गई थी, मुझे सजा मत देना। रजनी, तुम पागल हो गई हो क्या? छिपकली जानबूझकर कोई अपने पति के टिफिन में गिराता है क्या? तुम पूरी कहानी तो सुन लो पहले। तो क्या तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया? तुम्हें गुस्सा नहीं आया? अरे जब टिफिन में छिपकली निकली तो मैंने अपने दोस्तों से कहा, अरे यार, तेरे चक्कर में लगता है मैं भूखा ही रहना पड़ेगा। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं अपने चक्कर में तुम्हें भूखा रखूं? चलो आज खाना मेरी तरफ से, तुम्हें किसी अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाएंगे। नीलेश अपने सभी दोस्तों को लेकर रेस्टोरेंट पहुंचता है। वहाँ पर अच्छा खाना ऑर्डर करता है। सभी लोग खुशी खुशी खाना खाते हैं। तभी नीलेश से, अरे नीलेश भाई, आज तो भाभी की वजह से हमें पार्टी मिल गई। तू भाभी को उस छिपकली पैक करने के लिए थैंक्स कह देना। रवि की बात सुनकर मित्र मंडली जोर जोर से हंसने लगती है। सभी खुशी खुशी खाना खाते हैं। पूरा परिवार नीलेश की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। रजनी भी सबकी हंसी देखकर मुस्कुराने लगती है। उसके मन का सारा पुराना डर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। मेरे ससुराल वाले सचमुच बहुत अच्छे हैं। मैं उनके बारे में कितना गलत सोच रही थी। ये मेरी इतनी बड़ी गलतियों को भी हंसकर माफ कर देते हैं। हर गलती पर सजा देने वाले मायके से अच्छा है 100 गलतियां माफ करने वाला ससुराल। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक सुबह रजनी के पास उसके मायके से उसके पिता का फोन आता है। अब बेटी रजनी, तुम्हारे भाई की शादी तय हो गई है, तुम लोग जल्दी से हमारे पास घर आ जाओ।
शादी की रस्में शुरू होने वाली हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है पिताजी कि भैया की शादी तय हो गई। मैं जरूर आऊंगी। रजनी सभी को अपने मायके की शादी के बारे में बताती है। अगले दिन सभी लोग रजनी के भाई की शादी में पहुंचते हैं। वो अपने भाई की शादी में बहुत अच्छे से अटेंड करती है, अपनी भाभी से मिलती है और खूब एंजॉय करती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। रजनी अब अपने ससुराल में बेहद हंसी खुशी बिना किसी डर के रहने लगती है। एक दोपहर वो छत पर अपनी सास कमला और ननंद शीतल के साथ बैठकर मूंगफली खा रही थी। भुवन का फोन आता है और भुवन रजनी से, अरे बेटा रजनी, तुम्हारी माँ की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। वो अक्सर तुम्हें बहुत याद करती हैं और तुम तुरंत उनसे मिलने घर आ जाओ। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, तैयार रहना। क्या क्या हुआ पापा? माँ को क्या हुआ? ठीक है ना वो सब? मैं भी तुरंत नीलेश के साथ गाड़ी से घर पहुँचती हूँ आपके। रजनी अपने सास ससुर को सारी बातें बताती है। तब कमला रजनी से, बेटा तुम घबराओ मत, तुम्हारे ससुर जी और नीलेश तुम्हें अभी गाड़ी से तुम्हारे मायके छोड़ देंगे, तुम जल्दी जाओ। नहीं माँ जी, उनको जरूरत नहीं है, मेरे पिताजी खुद ही मुझे लेने आ रहे हैं, मैं उन्हीं के साथ चली जाऊंगी। थोड़ी देर के बाद रजनी के पिता उसे लेने आते हैं। रजनी अपने पिता के साथ मायके जाने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में रजनी देखती है कि उसके पिता बहुत ही उदास चेहरा लिए गाड़ी चला रहे हैं। रजनी उनसे उनकी उदासी का कारण पूछती है। तब भुवन, बेटा रजनी, तुम्हारी माँ ने अतीत में तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा सुलूक किया था। आज उन्हें अपनी उस हर गलती का सिला मिल रहा है और इसी घर में मिल रहा है। कैसा सिला पापा? माँ को क्या हुआ? मुझे साफ साफ बताइए। अरे वो हमेशा बोलती थी ना कि तुम उनकी बेटी नहीं हो और जो अपनी सगी बहू आएगी वो उनकी बेटी बनेगी। भगवान ने उसकी इज्जत का नतीजा यही दिखा दिया। उसकी बहू से बहुत परेशान करती है। मैं तो अक्सर बाहर रहता हूँ काम से और बेटा जॉब पर चला जाता है। बहू तुम्हारी माँ से सारा काम करवाती है और उन्हें बहुत परेशान करती है। क्या भाभी माँ से काम करवाती है? वो उनका ख्याल नहीं रखती क्या? हाँ बेटी, बहू माँ से पूरा खाना बनवाती है, झाड़ू बर्तन पोछा करवाती है, बात बात पर उन पर गुस्सा करती है और झड़कती है। इन्हीं सब चिंताओं में तुम्हारी माँ आजकल बहुत बीमार रहने लगी हैं। रजनी को ये सुनकर अपनी सौतेली माँ के लिए बहुत दुख होता है। दोनों घर पहुँचते हैं और जैसे ही हॉल के अंदर कदम रखते हैं, सामने का नजारा देखकर सभी दंग रह जाते हैं। बेड पर पड़ी बीमार शोभा बैठी है। उसकी बहू कविता उसके सामने खड़ी होकर उस पर चिल्लाते हुए, तुम कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकती हो क्या? तुम्हारा दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है। तुमने इतना गंदा घर साफ किया है। मेरी सहेलियां आने वाली है, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? उठो यहाँ से और दोबारा साफ करो। कविता गुस्से में आगे बढ़ती है और जैसे ही कविता शोभा के बाल पकड़कर उसे खींचने वाली होती है, तभी रजनी बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ जाती है और कविता के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगाते हुए, तुम्हारी मेरी माँ से इस तरह बदतमीजी से बात करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं कुछ दिन इस घर में नहीं आई तो तुम यहाँ पर अपना राज समझ लिया क्या? तुम मुझे थप्पड़ मारने वाली होती कौन हो? मैं इस घर की सगी बहू हूँ। मुझे इस घर पर पूरा हक है, समझी तुम पराई हो। बहू होती ना तो बहू जैसे सम्मान में रहती। तू बहुत ही बड़ी बदतमीज है, निकल जा इसी वक्त मेरे घर से, और यहाँ पर तेरी कोई जरूरत नहीं। तू मुझे इस घर से निकालने वाली होती कौन है? हाँ, मैं अपने पति से तुम्हारी शिकायत करूंगी। तभी अचानक रजनी का भाई ऑफिस से घर के अंदर आता है और हॉल में ये तमाशा देखता है। कविता दौड़कर उसके पास आती है। और देखो जी, तुम्हारी ये जो बहन इतने दिनों के बाद मायके आई है ना, मुझे थप्पड़ मारकर इस घर से बाहर निकाल रही है। आप इसे कुछ बोलते क्यों नहीं? भैया, आपको इस बात का पूरा सच पता है कि नहीं? ये माँ बीमार होने के बावजूद उनसे झाड़ू पोछा करवाती है और आज उनके बाल खींच रही थी। हाँ बहन, मुझे इसका पूरा सच सब अच्छे से पता था। आज तक मैंने इसे लोक लाज के डर से हिम्मत नहीं कर पाया था, लेकिन आज तेरी हिम्मत ने मुझे भी हिम्मत दे दी है। कविता, तू निकल यहाँ से। आज के बाद मेरे इस घर पर तेरे लिए कोई जगह नहीं। तूने मेरी बीमार माँ के साथ ये सब किया, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। कविता अपने पति का ये रूप देखकर पूरी तरह डर जाती है और कांपते हुए घुटनों के बल बैठकर रोते हुए, मुझे माफ कर दीजिए और सचमुच ये मेरी बहुत बड़ी गलती है। मैं आगे से माँ जी का बहुत ख्याल रखूंगी। मुझे घर से मत निकालो। अरे ठीक है बेटा, अब ये रो रही है तो इसे माफ कर दो। जो इंसान दूसरों की गलती को माफ कर देता है
उसका दिल बहुत बड़ा होता है। हमने इसे एक और मौका देना चाहिए। ठीक है पापा, मैं इसे माफ कर रही हूँ। लेकिन ध्यान रहे कविता, आज के बाद मुझे माँ के प्रति कोई भी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कविता रोती हुई अंदर चली जाती है। शोभा बेड पर बैठी हुई ये देख रही होती है और उसकी आंखों से लगातार पश्चाताप के आंसू गिर रहे होते हैं। बेटा रजनी, तू भी मुझे अपनी सभागन माँ को माफ कर दे। मैं तुझे हमेशा पराई समझती रही थी और कभी भी अपनी बेटी नहीं माना, लेकिन आज तूने साबित कर दिया कि तू ही मेरी असली बेटी है। तूने मेरा जितना ख्याल रखा कोई सगी बेटी भी नहीं रख सकती। मुझे माफ कर दे बेटा। माँ, मैंने आपको बहुत ही पहले से ही माफ कर दिया था। आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अब आपको इस घर में कोई परेशान नहीं करेगा। तभी डोरबेल बजती है और नीलेश मुस्कुराते हुए हॉल के अंदर आता है। वो रजनी के पास आकर खड़ा हो जाता है। और ससुर जी, सब कुछ ठीक ठाक है ना? रजनी, अब माँ जी की तबीयत ठीक है, तो क्या अब आप हमारे साथ अपने घर वापस चलें? अरे दामाद जी, हमारी रजनी से ही तो हमारे घर की असली रौनक वापस आई है। मेरी बेटी को कुछ दिन और मेरे पास यहीं मायके में रहने दीजिए ना, मेरा तो मन बहल जाएगा। सासू माँ, आपकी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे घर में तो इसके बिना पूरी तरह अंधेरा छाया हुआ है। मैं अपने घर में सिर्फ बहू को नहीं, बल्कि अपने घर की असली रोशनी को वापस लेने आया हूँ। नीलेश का यही प्यार और बातें सुनकर हॉल में मौजूद जोर जोर से हंसने लगते हैं। रजनी मुस्कुराते हुए अपना बैग उठाती है और नीलेश का हाथ थामकर अपने प्यारे ससुराल की तरफ वापस चल देती है। पूरी फैमिली खुशियों से भर जाती है।